यूक्रेन ने पहली बार किया रूस के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान Su-57 का शिकार। पूरे रूस में हाहाकार। चीन जाकर रो रहे थे शहबाज, बोले थे कि अब नहीं होगा आतंकवादी हमला। तब तक फिर साथ को उड़ाया। टीटीपी के खूंखार आतंकवादियों को क्यों पैसे और सैलरी बांट रहा पाकिस्तान। तिब्बत में कई जगहों का नाम बदलेगा भारत, लेकिन अब पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद चीन ने बयान देकर सभी को चौंकाया। 7 देशों के सामने मोदी ने खाई संविधान की कसम। देखेंगे सभी की तस्वीर। गोल्ड खरीदने को लेकर भारत में तोड़े सारे रिकॉर्ड, तीसरे स्थान पर पहुंचकर दुनिया को चौंकाया। वीडियो में जानेंगे इन सभी हेडलाइंस के अलावा और भी बहुत कुछ। आप में से काफी लोग हमारे वीडियो को लाइक करके हमारा समर्थन कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इतिहास में पहली बार यूक्रेन ने रूस के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान Su-57 का शिकार कर लिया है। इस शिकार के बाद यूक्रेन ने रूस के पूरे हथियार इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। ये एक ऐसा लड़ाकू विमान था जिसे रूस बार बार भारत को ऑफर कर रहा था। रूस चाहता था कि इस लड़ाकू विमान के प्रोडक्शन में भारत उसका सहयोग करे, लेकिन यूक्रेन रूस को झटके पर झटके दे रहा है। सबसे पहले उसने रूस के S-400 को क्रीमिया में तबाह किया और अब Su-57 का शिकार करके पूरे रूस में कोहराम मचा दिया है। इसके अलावा रूस की रिफाइनरी पर भी हमले हो चुके हैं। यूक्रेन के इस खतरनाक दावे के बाद अब भारत को बेहद सतर्क रहना होगा, क्योंकि रूस भारत का आज भी टॉप हथियार सप्लायर बना हुआ है। ऐसे में अगर एक के बाद एक रूसी हथियार फेल हो रहे हैं तो फिर भारत के लिए भी मुसीबत की बात है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने ड्रोन की मदद से रूस के Su-57 लड़ाकू विमान को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस हमले के दौरान Su-57 लड़ाकू विमान रूस के अख्तुबिंस्क हवाई अड्डे पर मौजूद था। यूक्रेनी सेना ने पहली बार रूस के अंदर एक एयर बेस पर जबरदस्त हवाई हमला किया है और इसमें सुखोई Su-57 को निशाना बनाया गया। इस बात की पुष्टि खुद रूस की तरफ से भी की जा रही है। फाइटर बॉम्बर नाम से एक लोकप्रिय रूसी युद्ध समर्थक सैन्य ब्लॉगर ने कहा कि सुखोई Su-57 पर हमले की रिपोर्ट सही है और इसे एक ड्रोन से निशाना बनाया गया था। इस वक्त यूक्रेन इजराइल बन चुका है। जैसे इजराइल ने अरब देशों के लड़ाकू विमानों को हवाई अड्डों पर ही उड़ा दिया था, ठीक इसी प्रकार यूक्रेन भी रूस के लड़ाकू विमान का शिकार उसके एयरबेस पर ही कर रहा है। यह सीधे तौर पर अमेरिकी चाल है। इसी कारण अमेरिका को चेतावनी देते हुए रूस ने अमेरिकी बॉर्डर के बगल वाले देश क्यूबा में परमाणु सबमरीन भेज दिया है और ये अमेरिका के लिए कड़ी चेतावनी है। इधर पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद चीन ने नया बखेड़ा शुरू कर दिया। नई दिल्ली में तैनात चीन के अनुभवी राजदूत ने जैसे ही देखा कि अरुणाचल प्रदेश में नाम बदलने को लेकर भारत आक्रामक हो गया है और अब तिब्बत का नाम बदलने जा रहा है, ठीक वैसे ही उन्होंने तुरंत ट्वीट जारी करके भारत के सामने सरेंडर कर दिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर बधाई। उन्होंने आगे लिखा कि आशा है चीन और भारत राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बनी सहमति का पालन करते हुए एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल चीन भारत संबंध का निर्माण जारी रखेंगे। देखिए दोस्तों, मेरे अनुसार चीन भारत को झांसा देने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की लुभावनी बातें करके वो भारत को अपने करीब लाता है और फिर बॉर्डर पर जोरदार झटका देता है। ऐसा हमने पंडित नेहरू और मोदी जी के समय भी देखा है। पंडित नेहरू ने 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई को आवाज दी। इसके बदले में अक्साई चीन गंवाना पड़ा और जब मोदी ने जिनपिंग को झूले पर बिठाया तो फिर गलवान में हमारे सैनिक मारे गए। ट्विटर पर हाल ही में उन्होंने एक और झांसा दिया। भारत में चीन के नए राजदूत ने सोशल मीडिया पर दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती कारों की तस्वीरें शेयर कर कहा कि यहां जापान, कोरिया, अमेरिका और जर्मनी की कारें भरी पड़ी हैं और फिर भी आरोप चीन पर लगते हैं कि वो विदेशों में अपने सामान की बाढ़ ला देता है। आप खुद सोचकर हमें नीचे कमेंट में बताएं कि अगर भारत में चीनी कार कंपनियों को छूट दे दी गई तो फिर क्या होगा। दोस्तों, हाल ही में हमने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ चीन पहुंचकर जिनपिंग के सामने रो रहे थे और उन्होंने वादा किया कि अब पाकिस्तान में सभी तरह के आतंकवादी हमले रोक देंगे और चीनी नागरिकों को मरने नहीं देंगे। लेकिन फिर देख लीजिए, पाकिस्तानी सेना के काफिले पर एक आईईडी ब्लास्ट में कैप्टन समेत 7 पाकिस्तानी जवान उड़ा दिए गए। दरअसल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इतने पाप किए हैं कि उसका घड़ा भर ही नहीं रहा। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ने बताया कि खैबर पुख्तनवा में जवानों का काफिला जा रहा था। इस दौरान उसे सड़क किनारे आईईडी ब्लास्ट से निशाना बनाया गया। अगर आप सभी को याद होगा तो इसी तरह की घटना पाकिस्तान ने पुलवामा में भी की थी।
जिसमें हमारे 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए थे। और आज फिर से नतीजा आपके सामने है। पाकिस्तान शुरू से ही आतंकवाद की खेती करता आया है और जीडीपी के मामले में भारत को टक्कर देने के सपने देखता है। अरे भाई, पहले अपने बोए हुए टीटीपी से निपट लो, फिर जीडीपी की बात करना। जिस प्रकार बॉर्डर पार से आतंकवादी कश्मीर में आकर पुलवामा जैसे आत्मघाती हमलों को अंजाम देते हैं, अब ठीक उसी प्रकार अफगानिस्तान बॉर्डर से आतंकवादी पाकिस्तान में घुसकर पुलवामा का बदला ले रहे हैं। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण ने जो कहा था कि हर कर्म का फल निश्चित मिलता है, इस बात में बहुत ताकत है। पाकिस्तान जैसे देश इसे कभी समझ नहीं पाएंगे। इसी कारण आज वो आटे के लिए लाइन में लगे हुए हैं। खुद पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि टीटीपी के आतंकवादी अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं और हमले के बाद वापस भाग जाते हैं। ये समूह कई सालों से पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में आतंकवादी हमले कर रहा है, जिसमें हजारों पाकिस्तानी नागरिक और सुरक्षा बल मारे गए हैं। 5 महीने में 65 पुलिस अधिकारियों की मौत और सैकड़ों घायल हो चुके हैं। ऐसे में चीन के सीपेक इंजीनियर कैसे काम करने के लिए सुरक्षित महसूस करेंगे, आप जरा हमें बताइए। लेकिन अब मैं उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। पाकिस्तान में आतंकवादियों को मिल रही सुरक्षा कर्मियों से ज्यादा सैलरी, इस तरह की खबरें आपको केवल पाकिस्तान में ही सुनने को मिलेगी। खदानों की सुरक्षा के लिए सरकार आतंकवादियों को हफ्ता दे रही है। इनमें बीएलए और टीटीपी के आतंकवादी भी शामिल हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य की सरकार अपने खनन उद्योग को सुरक्षा नहीं दे पा रही। खनन उद्योग को बचाने के लिए आतंकी संगठनों को हफ्ता दे रही है। दरअसल बलूचिस्तान प्रांत में कोयले का बड़ा भंडार है। पाकिस्तानी सरकार प्रतिबंधित आतंकवादी समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को पैसा दे रही है ताकि वो माइनिंग कंपनियों के कर्मचारियों पर हमला ना करे। अब आप खुद सोच कर देखिए, इस परिस्थिति में कौन चीनी इंजीनियर पाकिस्तान में काम करना चाहेगा? बस में बैठने से पहले वो किस तरह रो रहा होगा। सीपेक पर काम करने वही चीनी इंजीनियर आएगा जो पहले ही खुद को मृत मान चुका हो। मुझे लगता है कि आने वाले 50 सालों में भी ये प्रोजेक्ट पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए भारत को पीओके की तरफ तेजी से कदम आगे बढ़ाने चाहिए। वहीं मोदी के शपथ ग्रहण में 7 देशों के लीडर्स पहुंचे। आडवाणी से मिली बांग्लादेश की पीएम हसीना। पहली बार भारत पहुंचे थे मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू। भारत ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़ लगभग सभी पड़ोसी देशों के नेताओं को शपथ ग्रहण का न्योता दिया। इसे सभी ने कबूल कर अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराई। विदेश मामलों के विशेषज्ञों के मुताबिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के मकसद से भी इस पॉलिसी की शुरुआत की गई थी। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन के तहत श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, सेशल्स और भूटान के नेताओं को समारोह में बुलाया गया। विदेशी मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था दिल्ली के सबसे बड़े होटलों में की गई। इनमें आईटीसी मौर्या, ताज होटल, ओबेरॉय, क्लैरिजेस और लीला होटल शामिल हैं। इनकी सुरक्षा में पैरामिलिट्री और दिल्ली आर्म्ड पुलिस के 2500 जवानों को तैनात किया गया। इससे पहले 2014 में अपने पहले शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पीएम मोदी ने शार्क देशों के लीडर्स को न्योता भेजा था। इसके तहत पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई और श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे समारोह में शामिल हुए थे। दोस्तों, गोल्ड खरीदने के मामले में भारत ने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए तीसरे पायदान पर पहुंच चुका है। बीते कुछ सालों में भारत के सोने के भंडार में तेजी से बढ़ोतरी हुई। इसके लिए हालिया समय में सोने की बड़ी खरीद मुख्य वजह है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक मई महीने के दौरान भारत दुनिया में सोने का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा। बीते महीने भारत ने 722 करोड़ रुपए के सोने की खरीदारी की। मात्रा के हिसाब से ये खरीदारी 45.9 टन की हो जाती है। इससे पता चलता है कि भारत अभी भी अपने सोने के भंडार को बढ़ाने के लिए आक्रामक रुख बनाए हुए है। बीते महीने सिर्फ 2 ही देश सोना खरीदने के मामले में भारत से आगे रहे। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा, जिसने 312.4 टन सोने की खरीदारी की। वैल्यू में ये खरीदारी 2461 करोड़ रुपए की हो जाती है। वहीं पड़ोसी देश चीन 2109 करोड़ रुपए में 86.8 टन सोना खरीदकर दूसरे स्थान पर रहा। पिछले कुछ सालों में भारत ने सोने के भंडार का साइज काफी बढ़ाया है। मार्च 2019 में भारत के पास 618.2 टन सोने का भंडार था। ये भंडार बढ़कर मार्च 2014 में 822.1 टन पर पहुंच गया। यानी बीते 5 सालों में भारत के सोने के भंडार में शानदार 33% की बढ़ोतरी हुई। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में बताया था कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिरता प्रदान करने और पोर्टफोलियो को डाइवर्स बनाने के लिए सोने की ज्यादा खरीदारी की जा रही है।
उन्होंने कहा था कि डॉलर के वोलेटाइल होने से रिजर्व बैंक ने सोने के भंडार को बढ़ाने की ज़रूरत महसूस की। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक देंगे। आप देख रहे थे चीट चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।